उस रात कैमरा में मैं खुद अंदर घुस रहा था, पर मैं अब अपनी डेस्क पर सो रहा था और जब चेक करने गया दरवाज़ा खुद बंद हो गया। मैं दरवाजे के पास ठहरा रहा। नियंत्रण कक्ष की ग्लास खिड़की से अंदर की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी थी। अंदर एक साया तेजी से हिलकर गायब हुआ। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। किसी ने फुसफुसा, यहां तुम भी हो? आवाज ने जवाब नहीं पाया। फिर दरवाज़ा चीख कर बंद हो गया और बंद होने की आवाज़ के साथ एक लंबी खामोशी आई जो किसी के सुसाइड की तरह ठंडी और स्थिर थी। मैं उस रात क्लीन अप टीम के साथ नहीं था। मैंने ओवर टाइम लिया था। महज 1 घंटे का काम, बैकअप चेक करना, कुछ सर्वर रिबूट करना और घर जाना। पर मैं लौटते हुए कभी घर नहीं गया। पहले कुछ चीज़ें धीरे धीरे हुई। बिजली का झटका, कॉफ़ी मशीन का अचानक बंद हो जाना और कुछ माइक्रोफोन से निकली वो हल्की खनक जो किसी दूर के कमरे से आती रही। लोग इसे थकान बोलते थे। फिर अचानक सब कुछ तेज हुआ। मेरी सहकर्मी नीना गायब हो गई और उसके बाद ऑफिस में जो चीज़ें हुईं उन्हें वाकई शब्दों में बांधना मुश्किल था। हम एक मिड साइज कस्टमर केयर कंपनी थे, जाने माने ब्रांड्स के आउटसोर्स। रात के शिफ्ट में 5 लोग होते थे, मैं, नीना, रवि, उस्मान और किमी। इमरजेंसी टेक सपोर्ट इसलिए रात में रहता क्योंकि यूएस टाइम जोन के क्लाइंट्स के मुद्दे आते रहते थे। ऑफिस बिल्डिंग पुरानी थी, बुनियादी सौदेबाजी के साथ नया फर्श, लेकिन एसी की मशीनें इतनी पुरानी कि कभी कभी कमरे में एक अजीब गंध आ जाती थी, जैसा कि किसी पुराने धूप वाले कमरे में फंसी नमी की गंध। पहला संदेह तब आया जब नीना आखिरी बार हंसी थी ब्रेक रूम में। उसने कहा कि आज रात कुछ अजीब है। मैं हंसा। मैंने कहा, हर रात कुछ अजीब होता है, बस हम ज़्यादा थक गए हैं। उसने हाथ उठाकर अपनी गर्दन खोला जैसे किसी ने वो ख्याल भी सुना हो और कहा, नहीं, आज कुछ और है, कुछ देखते ही बनता है। उस वक्त उसकी आवाज़ में हल्की कंपकपाहट थी, पर मैंने गंभीरता नहीं ली। निशान दरवाजे पर। शिफ्ट के बीच में मुझे इमरजेंसी बैकअप ड्राइव से फाइल निकालनी थी। मैं सर्वर रूम गया। ठंडी हवा और मशीनों की धीमी गूंज से वहां का माहौल वैसा ही था जैसे किसी हाई प्रेशर टीबी लैब का होता है। दरवाज़ा आधा खुला मिला। मेरी उंगलियां हैंडल पर रहीं, ठंडी जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। नीचे फर्श पर कीचड़ सा कुछ पड़ा था, जैसे किसी ने घुटनों से फिसल कर चेहरा जमीन पर रखा हो। मैंने अपने जेब से टॉर्च निकाली और झुका। वहां एक छोटा सा खून का छींटा था, चमड़ी पर सूखा हुआ, और पास कोई नाखून जैसी निशानें थी। मैं रुककर सुना। कोई नहीं, केवल मशीनों की गूंज, पर वही निशान मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल छोड़ गए। कैसे खून? किसका? नीना का? हमने नीना को शाम 6 बजे आखिरी बार देखा था। वो ब्रेक रूम से चली गई थी। उसके बाद वो किसी को कॉल नहीं आई। मैंने रवि को बुलाया और हम दोनों ने सर्वर रूम के पास से करीबी सीसीटीवी फुटेज चेक की। स्क्रीन पर हमने देखा कैद कैमरा में नीना किसी के साथ बातचीत कर रही थी, मगर स्क्रीन पर दूसरा चेहरा नहीं दिखा। हल्के हल्के कंधे पर किसी चीज की परछाई आ रही थी, पर वो अस्थायी थी, मानो दूसरों के लिए छाया रही हो और कैमरे की नजर से गायब हो गई। नीना ने हाथ उठाकर किसी को दूर रहने का संकेत दिया और फिर वो गायब हो गई। अचानक कैमरे के सामने एक बार और फिर अभी के लिए खाली फ्रेम। रवि ने कहा, यह गड़बड़ है। उसकी आवाज में वास्तविक डर था, न कि वही थकान का। हम दोनों ने सीसीटीवी और लॉग्स चेक किए, घंटों का डेटा। हमने देखा कि नीना ने आखिरी बार कंप्यूटर पर एक केस खोला था, केस नंबर 109, और उसके बाद उसका सिस्टम ऑफ हुआ। मगर नेटवर्क लॉग्स शोड कि वही सिस्टम एक ऑटोमेटिक बैकअप भेज रहा था, जैसे कोई स्क्रिप्ट चल रही हो। पर बैकअप में फाइलें ऐसी थीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। शोर, अस्पष्ट आवाजें, कॉन्कैटिनेटेड सांसें, फोन पर नहीं आने वाली आवाजें। रात बढ़ी। हम चारों ने, उस्मान उस दिन बिजी था, किमी छुट्टी पर थी, ने मिलकर खोज शुरू की। फ्लोर्स, पार्किंग, आसपास के शेरिडन कोने, कुछ भी नहीं। नीना का फोन साइलेंट मोड पर था। बैटरी 3% पर आखिरी बार दिखी। मैंने फोन का लॉग निकाला। आखिरी कॉल मेरे नंबर पर एक मिस्ड कॉल थी, 2:14 AM।
कॉल में कुछ न था, केवल सांसें, गहरी, धीमी और कभी कभी तेज, एक तरह की म्यूजिक जैसी। मैं रुक कर सुना। वही आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। मैंने रिकॉर्ड प्ले किया, सांसें, फिर कुछ फुसफुसाहट, यहीं, निकले मत। और फिर एक क्लिक और कनेक्शन कट गया। मैं फोन बंद करके बैठा रहा, जैसे किसी ने मेरे अंदर एक बटन दबा दिया हो और मुझे कंपन में छोड़ दिया हो। हमने कंपनी के सिक्योरिटी से कहा, सिक्योरिटी वाले पुराने आदमी थे, रामफल। उसने कहा, रात में सुनसान होने पर इमारत अजीब बातों को बुलाती है। मैं पहले मजाक में लेता, फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा, भय नहीं बल्कि हार। उसने धीमी आवाज में कहा, हमने पहले भी मिसिंग पर्सन्स देखे हैं, लेकिन ये सब रिकॉर्ड में नहीं आते। ये लोग अपनी सहमति के बिना, और जब वो लौटते हैं तो कुछ बदल जाता है। मैंने पूछा, कब लौटे? वो हाथ हिलाकर बोला, कभी। मैं डर गया कि वो सच कह रहा है। हमने दूसरे कर्मचारियों से पूछा, कोई नहीं जानता। नीना की चीजें उसकी डेस्क पर थीं, कोट टंगे हुए, एक आधा खाली कॉफी कप और एक पेन। पेन पर लाल मिट्टी के निशान थे, पर वहां खून का निशान नहीं था। ये नीचे की मिट्टी थी जो कभी पुरानी बिल्डिंग के फर्श से उठती थी। किम्मी को हमने कॉल किया। उसने कहा, मैं नहीं आ सकती, घर पर हूं। उसकी आवाज में बहुत वो भी कुछ था। फिर उसने फोन काट दिया। बाद में उसने बताया कि उसने दरवाजे पर किसी के पैर की आहट सुनी, पर बाहर कुछ नहीं था। एक नाथ जब हम अकेले थे, मेरा सिस्टम एक बार अपने आप रिबूट हुआ। स्क्रीन पर मेरे नाम की एक फाइल खुली, 190_nina.audio, पर वो फाइल मेरी पहुंच से बाहर थी। मैंने खेला, उसमें नीना की आवाज थी, पर जैसे वो रो रही थी और साथ ही कुछ हंस रहा था, एक धीमी हंसी जो उसके स्वर से मेल नहीं खाती थी। मैंने प्ले रोक दिया और महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बदल गया है। मेरी सांसें धुंधली हो रही थीं और मेरे सांस में धातु का स्वाद आ गया। मैंने सांस ली और महसूस किया कि जैसे कोई मेरे गले के पास एक उंगली रखकर दबा रहा है, पर कोई हाथ नहीं था। मैं भागा, पर मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। परछाइयों का खेल। उस रात मैं अकेला था। बाकी लोग किसी काम से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि वो किसी और का सहारा लेने जा रहे हैं। मैं सर्वर रूम में वापस गया, बंद दरवाजा खोला और फिर देखा, दीवारों पर परछाइयों की एक कतार थी। पर ये परछाइयां किसी की वास्तविक छवि नहीं थी। वे स्थानों पर झुककर किसी की पीठ के पीछे धीमे से सरक रही थीं, जैसे किसी ने वहां खड़ी खड़ी ही खिसक कर दूसरी जगह जा रही हो। मेरी आंखें अचानक तेजी से फैल गईं, पर परछाइयां कैमरे में नहीं थीं। मैंने फिर सीसीटीवी चेक किया। स्क्रीन पर खाली फ्रेम, पर वहां स्क्रीन के पास की दीवार पर घने काले निशान थे। किसी ने उंगलियों से दीवार पर कुछ घेरा बनाया था। बार बार निशान के बीच कुछ शब्द उभरते दिखे, रुको, वापस जाओ। पर ये शब्द दम तोड़ चुके थे, अधूरे, जैसे किसी ने उन्हें बीच में काट दिया हो। उस्मान ने वापसी पर हम दोनों के सामने कहा कि उसने पार्किंग से कुछ देखा था, एक व्यक्ति जो बिल्डिंग के पीछे से निकल रहा था, पर उसका चेहरा नहीं दिखा। बस के नीचे की रोशनी में वो व्यक्ति जैसे धुंधला सा बना रहा। मैंने उसे बुलाया, पर वो मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, अंदर एक तरह का खौफ था। हम सब ने मिलकर दोबारा छानबीन की। हर बार वहां एक पैटर्न दिखा, किसी चीज की आवाजें, फिर अचानक चुप्पी और कुछ मौन संकेत जो कंप्यूटरों पर रिकॉर्ड हुए, जैसे किसी ने हमारी आवाजें रिकॉर्ड कर ली हों और उन्हें किसी पैटर्न में दोहराया हो। धीरे धीरे हमारे ऑफिस में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। स्टॉल में कागज अचानक पलट गए, फाइलें उलट कर रखी हुई मिली और कभी कभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ने पुराने ईमेल्स खोले हुए छोड़ दिए। उन ईमेल्स में कुछ पुराने प्रश्न थे, क्या आप सुन सकते हैं, और यहाँ कौन है, पर सेंडर यूजर इम्पोस्टर लग रहा था, किसी पुराने कर्मचारी का नाम, पर ईमेल का पता खाली था। हमने सोचा शरारत हो रही है, पर शरारत वाले भी सीमित होते हैं। यहाँ कुछ और था। ट्विस्ट आखिरी के 20% के अंदर आया। लंबा समय बीतने के बाद मैंने ऑफिस के एक पुराने स्टोरेज रूम की तलाशी की, जहां कभी हमें पुरानी फाइलें और पुराने आइटम स्टोर करने पड़ते थे। दरवाजे के अंदर एक पुराना लकड़ी का कैबिनेट था।
मैंने एक का दरवाज़ा खोला। अंदर पड़ी फाइलों में से एक फोल्डर पर मेरी नज़र पड़ी। क्लियर लेबल, मिसिंग एम्प्लॉयज़ आर्काइव। मैंने सोचा कि ये पुराने मामलों का रिकॉर्ड होगा, पर जब मैंने फोल्डर खोला तो मेरे पैरों की ठंडक पड़ गई। फोटोग्राफ और नाम थे, नीना, रवि, उस्मान, किम्मी, सबकी तस्वीरें और तारीखें, लेकिन हर तस्वीर के नीचे एक छोटी सी तारीख थी और हर तारीख के नीचे एक छोटा सा नोट, लास्ट सीन इनसाइड फैसिलिटी। मैं पढ़ता गया और जैसे ही मैं नीचे गया मेरी सांस अटक गई। वहां एक तस्वीर और थी, मेरी ही तस्वीर। मेरी तस्वीर, वही जो मैंने आईडी लिए फोटो स्टूडियो में ली थी, पर उसके नीचे की तारीख आज की तारीख